जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में खूब व्यस्त होंगे बच्चों। तो आज आइए अपनी पढ़ाई में गद्य साहित्य के इतिहास को भी जोड़िए और इसमें भी व्यस्त हो जाइए। थोड़ी देर इसको पढ़िए, समझिए, इंपॉर्टेंट चीजों को कॉपी में उतारिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी बच्चों, क्योंकि जब अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे। इस बार हमको एग्जाम में अपन का अपन लेके आना है, अर्थात 100 में 100 फोकस करेंगे, लेकिन 90 प्लस तो ले ही आएंगे। जब हम बच्चों 100 में 100 फोकस करके पढ़ेंगे तो 90 प्लस तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझ सकते हैं बात को। आप ठान लेंगे तो आपकी जीत है और मान लेंगे तो हार है, लेकिन आपको ठान के चलना है बच्चों कि आपको 100 में 100 का 100 लाना है और फिर उसी प्रकार से उस पर काम करना, अर्थात निरंतर एक सिस्टम बना के एक तरीके से एक सही तरीके से पढ़ाई करना है। गद्य साहित्य के इतिहास को, पद्य साहित्य के इतिहास को निरंतर अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो पद्य का पाठ है, जो गद्य का भाग है, कहानी, उसको पढ़ेंगे। जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ प्लस क्वेश्चन आंसर भी एक एक नंबर का जो है वो भी करवा रहे हैं। और उसके बाद बच्चों ये कंप्लीट होते ही हम व्याकरण की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद संस्कृत की ओर बढ़ेंगे। संस्कृत के अनुवाद को अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे, लिखेंगे कॉपी में और उसको निरंतर रिवीजन करेंगे। और फिर बच्चों लास्ट में हम प्रश्नोत्तर की श्रृंखला निरंतर जो हमारा गद्य का भाग है उसको पढ़ेंगे, पाठ को, और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस प्रकार से हम एक सही रणनीति बनाते हुए और निरंतर पढ़ेंगे तो 90 प्लस क्यों नहीं आएगा, अवश्य आएगा बच्चों। तो आइए अब इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं और ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया ऐसे निरंतर जुड़ी चलती रहेगी बच्चों। क्योंकि अब आप देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर देखिए कहाँ पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 131 पे आ गए हैं और हमने आपको थ्योरी भी समझा दिया है कैसे निरंतर चलते से, और आप निरंतर इसको पढ़ भी लिए हैं। हमें पूरा विश्वास है आप इसको निरंतर पढ़ रहे हैं, तभी तो आपका ये हिंदी साहित्य का विकास में थोड़ी जानकारी बढ़ी है बच्चों। आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे, आपको जानकारी बढ़ेगी। 2 से 4 बार और पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन आंसर करते आ रहे हैं, अब आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि इसी प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें अब ना तो कोई डर है ना कोई निराशा, बस निरंतर आप लगे रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। बस हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए बच्चों, विश्वास के साथ बने रहिए। किसी भी गुरु के साथ जुड़िए, लेकिन विश्वास के साथ बने रहिए। उनके पूरे वीडियो को देखिए, पूरे अच्छे से समझिए। किसी भी एक गुरु को पकड़िए, किसी भी एक विषय को, जो भी विषय है आप एक गुरु को पकड़िए और निरंतर उनसे पढ़ते रहिए। एग्जाम तक विश्वास बना के देखिएगा बच्चों, आपको 100% सफलता मिलेगी, 100%। तो आइए बच्चों अब इन मोटिवेशन वाक्यों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। तो यहाँ पर देखिए अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात आ गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी। देखिए बच्चों अब एकांकी से संबंधित यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक को लेकर बनते हैं। नाटक रहेगा तो पूरे कई क्वेश्चन नाटक से दे देंगे, कहानी रहेगी तो कई क्वेश्चन कहानी से मिलेगा। और अब यहाँ देखिए बच्चों एकांकी। तो अब देखिए डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित एकांकी का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा ने लिखा है क्या, पृथ्वीराज की आंखें। अब भुवनेश्वर गद्य की किस विधा विशेष के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बच्चों भुवनेश्वर गद्य की एकांकी विधा विशेष के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात जो भुवनेश्वर है ये एक एकांकी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए। या दे देंगे कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो दीपदान किसने लिखा है बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और हम बच्चों एकांकी की तरफ भी बढ़ेंगे, इसको पढ़ाएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हल करवाएंगे। आप जानते हैं आपके सिलेबस में एकांकी भी दिया हुआ है। तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 पे। देखिए हम कितना जल्दी क्वेश्चन नंबर एक एक करके देखिए बच्चों। हम अगर आप पूरा दीवार बनाना चाहेंगे तो एक साथ नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अगर आप व्यवस्थित तरीके से एक एक ईंट रखेंगे तो एक दिन दीवार जरूर बन जाएगा। हम एक ही दिन में तो सफल नहीं होंगे बच्चों, एक ही दिन में हम सफल नहीं होंगे, एक ही दिन पर पढ़ के हम सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर निरंतर
ऐसे पढ़ते रहे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। तो आइए हम मोटिवेशन के साथ आगे फिर बढ़ते हैं 134 पे। क्वेश्चन नंबर 134, हिंदी की एक प्रमुख एकांकीकार और उनके एक लिखित एक एकांकी का नाम लिखिए। मतलब जो हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं और उनके एक सिर्फ एकांकी को लिखिए। तो देखिए प्रमुख में हिंदी के 2 प्रमुख एकांकीकार तथा उनके द्वारा लिखित एक एकांकी के नाम। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा लिखा है, एकांकी है ये। उपेंद्र नाथ अश्क ने तौलिए लिखे हैं और उदय शंकर भट्ट ने नए मेहमान लिखा है। तो अब इसको बेटा लिख के कॉपी में बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजों का जो है ट्रिक दिमाग में नहीं आ पाता है। और अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आए तो इसको यहाँ बगल में अवश्य लिख लीजिएगा, इससे ये चीजें याद रहेंगी। अब देखिए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार बच्चों यहाँ पर भारतेंदु, सबसे पहले आप भारतेंदु हरिश्चंद्र ही लगाइएगा, क्योंकि इसको भारत दुर्दशा को प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है। लेकिन जो प्रताप नारायण मिश्र हैं ये भारतेंदु युग के मंडल के कवि हैं। और सबसे पहले भारत दुर्दशा किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और अगर ऑप्शन में आ गया कि एक ऐसे लिख दिया गया क्वेश्चन और यहाँ पर 4 लेखकों के नाम लिख दिए गए, तो उसमें से 2 बिल्कुल नहीं रहेंगे, कि मतलब एक साथ 2 रहें, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी रहे, प्रताप नारायण मिश्र हैं, दोनों में से एक ही रहेंगे। तो आप अपने दिमाग में ये बात बना के रखेंगे, जो भारत दुर्दशा है इसको प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। अब आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिख के फिर आगे बढ़िएगा। तो अब आइए बच्चों हम लोग आत्मकथा की ओर बढ़ते हैं। आत्मकथा से संबंधित अब क्वेश्चन आपने जाना ही होगा, थ्योरी में हमने आपको समझाया है कि आत्मकथा क्या है। तो आत्मकथा हम अपने खुद के जीवन के बारे में जो घटित घटनाएं होती है शुरू से लेके काफी समय तक, जिसको रोजाना हम लिखते हैं, तो वही आत्मकथा होती है। मतलब हम अपने जीवन के बारे में, जो समाज है या जो भी अवधारणा है उसमें हमारी सोच क्या है, उसको जब हम स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं तो वही आत्मकथा होती है, बायोडाटा होता है। तो अब देखिए बच्चों, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले तो यही जान लीजिए आत्मकथा क्या है, आत्मकथा का अर्थ क्या है, या आप इससे क्या समझते हैं। तो गद्य की जिस विधा के द्वारा रचनाकार अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन आत्मीयता के साथ करता है उसे ही आत्मकथा कहते हैं। लोग हो गया 2 नंबर, 1 नंबर फिक्स, 1 या 2 नंबर का जो भी है। फिर बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 137। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी अगर कहीं वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ना बच्चों, तो उसको आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के चलिए, और जो चीजें आपको याद ना हो उसको और इंपॉर्टेंट समझिए। क्यों? हो सकता है वही आ जाए एग्जाम में, जो आपको, तो उस पर फोकस कीजिए, याद अवश्य कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हिंदी गद्य की 2 आधुनिक विधाओं में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो देखिए हिंदी विधाओं में से एक तो आत्मकथा हो गया, दूसरा रेखा चित्र हो गया, और होता तो आप उपन्यास लिख देते, नाटक लिख देते, इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, ये अपनी खबर किसकी है? अपनी खबर क्या है? ये आत्मकथा है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, जब आत्मकथा पढ़ाया बच्चों तो उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह को पढ़ाया है और ये पांडे बेचन शर्मा उग्र को। अब देखिए बच्चों, वियोगी हरि, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलिए 139। वियोगी हरि द्वारा रचित किसी एक आत्मकथा का नाम लिखिए। वियोगी हरि द्वारा रचित आत्मकथा का नाम मेरा जीवन परवाह। देखिए जो बच्चों योगी लोग होते हैं उनका जीवन कहीं एक जगह ठहरता है। परवाह अर्थात धारा, धारा समझ ली, धारा कहीं एक जगह ठहरता है। उसी प्रकार आप योगियों को देखते होंगे, कभी इस तीर्थ स्थल पे हैं, कभी उस तीर्थ स्थल पे हैं, कभी यहाँ कुछ दिन रह रहे हैं मंदिर पे, कहीं फिर और चले गए। इस प्रकार से योगी लोग होते हैं। तो वियोगी में योगी आप देखिए छिपा हुआ है। और मेरा जीवन परवाह अर्थात योगियों का जीवन क्या है? परवाहमयी है, धारा परवाह की तरह है, वो कहीं एक जगह टिकते नहीं। ऐसे ट्रिक बना के दिमाग में चीजें आप याद कर सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट एक फिर आ गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, हमने आपसे अभी जिक्र किया था। तो ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है बच्चों। ये जो आत्मकथा है इसको 4 भागों में विभक्त किया है इन्होंने। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आप देख लिए, हरिवंश राय बच्चन का है और ये आत्मकथा है। और ये 4 भाग कौन कौन से? नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, और क्या भूलूं क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक।
तो अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। आत्मकथा जो लेखक हो, तो आप बस दो लोगों को याद कर लीजिए बच्चों, राजेंद्र प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। या ये ना याद हो तो आप पांडे बेचन शर्मा उग्र को और हरिवंश राय बच्चन को याद कर लीजिए। बस दो ही याद कर लीजिए, ऐसे ही याद किए रहिए, बस दो ही। जैसे दो आएंगे, आप किसी चार को याद कर लीजिएगा, दो का नाम तुरंत आ जाएगा। हरिवंश राय बच्चन तो आ ही जाएंगे क्योंकि अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, तो ऐसे ही आप याद कर लेंगे। और आपके हमने थ्योरी में दोनों को साथ में पढ़ा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, और ये उनकी अपनी खबर है और इनकी ये है। आपने अभी पढ़ा, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर। ऐसे बस बार बार रिवाइज करते रहिए बच्चों, बार बार घुमा घुमा के पढ़ते रहिए, घुमा घुमा के हर तरह से। अब देखिए बच्चों 142 पे, आत्मकथा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आत्मकथा की दो विशेषताएं क्या है बच्चों? इसमें ये याद करने वाली चीजें होती हैं, तो कैसी होती है? संस्मरणात्मक होती हैं। और आत्मकथा में लेखक क्या होता है? अपने जीवन से संबंधित, किसी और के नहीं। आत्मकथा अर्थात अपनी आत्मा की बातें लिखते, आप बीते लिखते हैं। बस हो गया दो विशेषताएं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ हम लोग बढ़े हैं। रचना, आत्मकथा के रचनाकार आप कोई भी लिख दीजिए। आत्मकथा के रचना, हाँ देखिए बच्चों, आत्मकथा ये एक रचना है, उसके रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आत्मकथा। अब अन्य विधाओं पर, अन्य गद्य विधाओं को देखते हैं बच्चों। ये देखिए अब विभिन्न प्रकार की यहाँ पर गद्य विधाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके द्वारा गद्य साहित्य को नई दिशा प्रदान की है? क्वेश्चन समझिए बच्चों। तो आलोचना के साथ इन्होंने प्रारंभ की थी। आलोचना का नाम आए, निबंध का नाम आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपन्यास का नाम आए प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, आलोचना का नाम आए रामचंद्र शुक्ल। ऐसे सबको याद करिए बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के द्वारा गद्य साहित्य को नई दिशा प्रदान की है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 145 बच्चों। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों या समालोचकों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग, तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमने आपको पढ़ाया है। आप देखिए बच्चों, जो ये युग होता है ना, क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्विवेदी युग किस के नाम पर रखा गया है। तो ये जो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी हैं बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों में बच्चे बहुत ही क्या कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होता है, दिमाग में चीजें बैठती नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों लोग क्या है, प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बस महावीर और हजारी का ही डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, अगर किसी के नाम पर कोई युग का नाम रखा जाएगा तो वो कैसा होगा? ट्रिक है, दिमाग में लगाइए, थोड़ा तर्क लगाइए, कैसा होगा? महावीर होगा ना। अगर कोई बहुत महावीर महान व्यक्ति होगा तभी तो उसके नाम पर पूरे युग का नाम रख दिया जाएगा। ऐसे दिमाग में अपनी याद करने के लिए बच्चों, बस एग्जाम में हमको वो नंबर ले लेना है, छोड़ना नहीं है। जो अगर आ जाए तो 1 नंबर का सवाल रहेगा। क्या लिखेंगे आप? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर शुक्लोत्तर युग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम ऐसे लिंक करते हुए जितनी हो सकेगी प्रयास बच्चों हम आपको याद करने का प्रयास करा रहे हैं। तो देखिए आप शुक्लोत्तर युग में आपको डॉक्टर नगेंद्र और क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। आप देखिए, हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए या किसी एक जीवनी के लेखक के नाम बताइए। तो बता दीजिए बच्चों। जीवनी लेखक तो बहुत सारे हैं, अमृत राय है, प्रेमचंद के पुत्र हैं, कलम का सिपाही इन्होंने ही लिखा है। देखिए बच्चों, कलम का सिपाही है और कलम का मजदूर है, दोनों में एकदम कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। तो जो कलम का सिपाही है बच्चों, तो ये अपने पिता को क्या समझेंगे? सिपाही की तरह बहादुर तो समझेंगे, इसलिए इन्होंने लिखा है। कौन? अमृत राय, ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। लेकिन कलम का मजदूर कौन लिखे हैं बच्चों? मदन। वहां पर देखिएगा बच्चों, मदन करके हैं एक, वो माँ से मदन माँ से मजदूर, ऐसे क्लिक करके पकड़ लीजिएगा और याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। माँ से मदन और माँ से मजदूर। कलम का मजदूर मदन ने लिखा है और कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। क्यों? क्योंकि ये अपने पिता के बारे में लिखे हैं और ये अपने पिता को सिपाही की तरह बहादुर समझते थे। आगे चलो बच्चों, ये देखिए जीवनी के और हैं जीवनी वाले, पर विष्णु प्रभाकर हैं, जयप्रकाश भारती हैं, ये आदि सब प्रमुख जीवनी लेखक हैं बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। हिंदी हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में थोड़ा ज्यादा चीजें आप कैप्चर कर पाए। तो आप इसको बस मैक्सिमम चीजें आप, ये बस हम डेली पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डेली पढ़ने की आपके अंदर आदत बन जाए।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे भी जैसे आप अन्य सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अब मान लीजिए हिंदी को नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपका हिंदी तैयार हो जाएगा। कैसे? जैसे मैम का ये भेजी वीडियो, आपको क्लिक किया, अरे हमको हिंदी पढ़ना है। मान लीजिए आप उस दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे, आज के वर्क को कल पे टाल देंगे तो कल और वो हो जाएगा, क्योंकि मैम तो रोजाना पढ़ाती हैं, रोजाना हमको वीडियो प्रोवाइड करेंगी अभी तो, और हमारा तैयार भी करवा रही हैं जिम्मेदारी के साथ, तो हमें भी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ लग के और पढ़ना है। बस इसी तरह से आप निरंतर पढ़ते रहिए। इसीलिए बच्चों हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते कि चीजें ज्यादा से ज्यादा पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर सके, क्योंकि ये फैक्टेज है, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। देखिए पद में हम कितने आराम आराम से एक एक चीज समझा रहे हैं, भले समय लग जाए हम अच्छे से समझाएं, क्योंकि वो समझने वाली चीजें हैं। तो देखिए बच्चों, अब हिंदी साहित्य विमर्श, विमर्श पुन्नालाल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विमर्श करते हैं। क्या करते हैं? आपस में विमर्श करते हैं। क्या? हिंदी साहित्य विमर्श, ये आलोचना है बच्चों। पूछ लेगा हिंदी साहित्य विमर्श कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे कि आलोचना है, और ये किसकी है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 148। आज की डेट में, आज की क्लास में हम 150 तक ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 148 को देखते हैं। रेखा चित्र और आलोचना के बीच में अंतर को आप बताइए कि ये रेखा चित्र क्या है और आलोचना क्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। रेखा चित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। कैसा? रेखा चित्र में किसी के चित्र का, किसी के चरित्र का, किसी के आचरण का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना कि इनमें क्या गुण है क्या दोष है, विश्लेषण करना आलोचना कहलाती है। हमने आपको थ्योरी में समझाया है बच्चों, आप थ्योरी अवश्य पढ़िएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किस विधा का संबंध महापुरुषों से होता है। तो आप जानते हैं बच्चों, संस्मरण का संबंध महापुरुषों से होता है, और इसमें जो लेखक होता है, जिसके बारे में लिखता है, उसको अपने से अधिक महत्व देते हैं। संस्मरण में क्या होता है, जो भी लेखक संस्मरण लिखते हैं और जिनके बारे में लिखते हैं, उनको अपने से वो अधिक महत्व देते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 150, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी एक संस्मरण के लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिख लीजिए पदम सिंह शर्मा। कई लोग हैं, आप पदम सिंह शर्मा के पदम को पकड़ लीजिए, बस पदम सिंह शर्मा संस्मरण। तो आइए बच्चों, अब हम इस 150 नंबर के क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, बेस्ट लग रहा हो, तो कमेंट एक जरूर अवश्य करें, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है और मुझे और निरंतर आगे बढ़ने रहने की साहस मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, क्योंकि आप ही हमारे साहस हो बच्चों। तो अब देखिए, अब ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है निरंतर जारी रहेगी। आप कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करें, आप लोगों को शेयर करें, लाइक के माध्यम से प्रोत्साहित करें, लोगों को शेयर करें, ताकि और बच्चे जानकार हों जो वंचित ना रह जाएं। हिंदी के विकास में, हिंदी के जो अलग एक जगह है, एक क्रांति समझ लीजिए है कि निरंतर हम आपको हिंदी को पढ़ाते हुए आपको हिंदी में रुचि भी पैदा करेंगे और इसका ज्ञान भी आपको मिलेगा। क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे बच्चों, हमारे अंदर जानकारी बनती जाएगी, और जब जानकारी बनती जाती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, विश्वास बनता है कि हाँ ये चीज तो हमको आता है, हम कर लेंगे एग्जाम में। तो इन्हीं वाक्यों के साथ बच्चों वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।